लिंगो पोस्ट। आज मैं विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखूँगी, जिसको आप देख के एक बार में लर्न कर सकें। और आपको एग्ज़ाम में कम से कम इतना तो याद करके जाना ही होगा, ये आपके बेसिक्स से रिलेटेड है ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हमने टेबल में अरेंज किया है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट्स हैं, वो इंक्लूड किए हैं। तो आपको कम से कम ये याद करना ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर की कुछ इनकी बायोग्राफी से इन शॉर्ट आप जानते ही हैं। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेट फॉर अपान एवन में। ठीक है, बैप्टाइज हुए थे 26 अप्रैल 1564 को, यानी कि 3 दिन बाद इनका नामकरण हुआ था। फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, माँ का नाम मैरी अर्डन था। इन्होंने एजुकेशन ली है ग्रामर स्कूल में, और क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज में ही इन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी थी, तो इनको बेन जॉनसन ने कहा है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, यानी कि ये बहुत थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक जानते थे, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, क्योंकि स्टडी नहीं की थी। मैरिज इनकी होती है एनी हैथवे से 1582 में, और हैनी हैथवे जो है वो 8 साल शेक्सपियर से बड़ी थी। ठीक है, इनकी जो लड़की थी सुसन्ना, लड़का हैमलेट और लड़की जूडिथ। हैमलेट की डेथ हो जाती है 11 साल की उम्र में। 2 लड़कियां ही इनकी जिंदा रहती हैं। प्रोफेशन इनका था एक्टर, ड्रामेटिस्ट, शेयर होल्डर ऑफ ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर थे। इन्होंने एक्टिंग की है अपने ही प्लेज में, जैसे हैमलेट, एज यू लाइक इट में, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन का प्ले है, वहाँ पे भी इन्होंने एक्टिंग की। तो इन्होंने एक्टिंग भी की है। ठीक है, और इनका जो कैरियर स्टार्ट होता है लंदन थिएटर से स्टार्ट होता है, यानी कि अपना ये जब इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, अपना घर छोड़ के जब लंदन चले जाते हैं, वहीं से इनके कैरियर की शुरुआत होती है। हालांकि स्टार्टिंग में तो इन्होंने काफ़ी सर्वेंट वाले काम किए, पर धीरे धीरे पर्दा उठाने के काम और वहाँ के जो घोड़े अस्तबल थे उनका गोबर उठाने का काम, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना कैरियर चूज़ किया और स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ होती है 23 अप्रैल 1616 को। कहाँ इनको बरी किया जाता है? होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक है, इन्होंने 14 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इनको अपने पापा की हेल्प करनी थी पैसे कमाने में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर कौन से हो जाएंगे? इसके बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता ही होंगे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है। और बेसिक टेबल। ठीक है, तो इनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, और फर्स्ट सक्सेस इनकी हुई है हेनरी 6 के साथ। इनका जो हिस्ट्री प्ले है, फर्स्ट प्रिंटेड वर्क जो आता है वीनस एंड एडोनिश आता है 1593 में। ये इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम है। फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश होता है 1623 में। क्यों इनकी डेथ के बाद 1616 में मर जाते हैं। फेमस रिमार्क इनके देख लेते हैं। बेन जॉनसन ने इनको सोल ऑफ द एज कहा है। कॉलरिज ने माइटेड माइंडेड शेक्सपियर कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे ही, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मैथ्यू और नॉर ने अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये रिमार्क दिया है। और रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा है? अप स्टार्ट क्रो, ये शेक्सपियर का पहला क्रिटिसिज्म था। इनको अप स्टार्ट क्रो कहा है। किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने। ये समकालीन राइटर थे और कहते हैं कि शेक्सपियर क्या है, एक कौवे के समान है, और इन्होंने हंस का चोला पहन रखा है। हंस उन्होंने अपने आप को कहा है, यानी कि जो स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो था कि उनको कुछ आता नहीं है, बस अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत ही नॉलेज रखते हैं, और वो ड्रामा जैसी चीज़ लिखने की का एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरियर फैक्ट देखते हैं। ज्वाइंट बार्बिस कंपनी इन लंदन, इन्होंने जो थिएटर था बार्बिस कंपनी ज्वाइन की थी। बिकम शेयर होल्डर ऑफ इन ग्लोब थिएटर में 1599 में इन्होंने शेयर खरीदे। भाई सक्सेस हो गए, पैसा आ गया, तो इन्होंने शेयर खरीदे। प्लेग क्लोज थिएटर 1593-94 लॉस्ट ईयर, यानी कि
इस ड्यूरेशन में प्लेग फैल गया, यानी कि जैसे ही इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की, ड्रामा लिखना स्टार्ट किया, प्लेग फैल गया और थिएटर्स क्लोज कर दिए गए, जिसकी वजह से इनका करियर रुक जाता है और लॉस्ट ईयर के नाम पे जाना जाता है। इसी पीरियड में इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके वर्क्स। सबसे पहले हम 1590 to 95 के बीच में देखते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज कहा गया है, W.J. लॉन्ग ने कहा है। ठीक है, W.J. लॉन्ग ने कहा है। इनके कैरियर को 4 फेज़ में डिवाइड किया है W.J. लॉन्ग ने, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको देख लेंगे। और एडवर्ड डाउडन ने भी इनके कैरियर को 4 फेज़ में डिवाइड किया है, उनका अलग है टाइम ड्यूरेशन, तो उसको अभी आप देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इनकी अर्ली पोएम्स के साथ। अर्ली वर्क इनके क्या रहे? वीनस एंड एडोनिश 1593 में ये नैरेटिव पोएम थी, फर्स्ट प्रिंटेड वर्क था। रेप ऑफ लिक्रेसी 94 में नैरेटिव पोएम्स थी, ये भी है ना। और फिर आया है हेनरी सिक्स्थ ट्रायोलॉजी, इसमें 3 वर्क थे इनके। ये हिस्ट्री प्ले था, फर्स्ट स्टेज सक्सेस थी ये। और रिचर्ड थर्ड मैकियावेलियन विलन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है इसको, रिचर्ड थर्ड को। ये भी हिस्ट्री प्ले है, ठीक है, रियल कैरेक्टर है। और टाइटस एंड्रोनिकस, ये भी आप इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, मिडिल पीरियड में देखेंगे इन सब चीज़ों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस कि डिटेल टेबल ही रहेगी, पर डिटेल में रहेगा थोड़ा सा, और हम उसमें फैक्ट इंक्लूड करेंगे। या फिर इसको आप देख लीजिए, हम सीधा वहीं पे जंप करते हैं, है ना। इनके जो 95 to 1600 के बीच में जो वर्क लिखे गए वो ये थे आपके। उसके बाद आपकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ आती हैं, जो कि 1600 से 1608 के बीच में लिखी गई, है ना, जिसको होम कहते हैं या हुकुम भी कहते हैं कुछ लोग, HOKM। और जूलियस सीज़र, ठीक है, लेट जूलियस सीज़र को रोमन प्ले में कंसीडर किया जाता है। और फिर इनका लेट पीरियड यानी कि लास्ट में जो है रोमांसेस लिखे हैं उसको। ठीक है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले पोएम्स लिखी, फिर इन्होंने हिस्ट्री प्लेस लिखे, फिर कॉमेडीज़ लिखी, ट्रेजेडीज़ लिखी, रोमांस लिखे लास्ट में। ठीक है, इनके प्ले कितने थे? 37 थे, 164 सोनेट थी, 4 इनके फोलियोज थे। और हेमिंग एंड कॉन्डेल ने इनका फर्स्ट फोलियो एडिट किया था। एक्टिंग कंपनी कौन सी थी? किंग्स मैन। शेक्सपियर के रूल जो वर्क रहे हैं उनको कैसे 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है, या डिवीज़न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कौन सा वर्क किस ईयर में लिखा गया, कब पब्लिश हुआ है ना, किस कैटेगरी में आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कि हिस्ट्री प्ले है, रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है, कॉमेडी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपका फोकस इस टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया है, क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके याद करने के लिए है। तो अर्ली पीरियड जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपको अगर सही लगता है आप इसको नोट कर सकते हैं, हमने आपको बस दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इनकी क्रोनोलॉजिकल टेबल में। क्रोनोलॉजिकल टेबल में अर्ली पीरियड जो कि 90 to 95, इस पीरियड में इसको क्या कहा गया है? अप्रेंटिसशिप पीरियड कहा गया है। इसमें इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखी हैं। सबसे पहला क्या आएगा? वीनस एंड एडोनिस 1592 to 93 के बीच में इन्होंने लिखा है। कब पब्लिश हुआ है? 1593 में। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। बैकग्राउंड इसका क्या है? रिटन ड्यूरिंग प्लेग व्हेन थिएटर्स क्लोज्ड, यानी कि जैसे ही थिएटर क्लोज हो जाते हैं तो अब इनके पास क्या बचता है, क्या करें, थिएटर नहीं है तो प्ले का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो अब इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखी, जैसे कि आपके कोविड टाइम में हुआ था, सेम वही सिचुएशन उस समय हो गई थी। ठीक है, इस वर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। क्या है? पहले तो ये फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
The poem narrates the mythological love story of goddess Venus and ब्यूटीफुल यूथ एडोनिस। ये वीनस एंड एडोनिस की लव स्टोरी है। वीनस पैशनेटली ट्राइज टू सेड्यूस एडोनिस बट ही रिजेक्ट्स love and prefer hunting. He is killed by a wild boar, symbolizing the tragedy of unreturned love. इसमें क्या होता है, वीनस जो कि एडोनिस को देखते ही उससे प्यार कर बैठती हैं और वो प्रपोज करती हैं, पर एडोनिस उसको रिजेक्ट कर देता है वीनस के लव को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो इन अफेयर्स में पड़ेगा, तो उसकी जो स्किल है, उसका जो स्ट्रेंथ है हंटिंग का, जो उसका हंटिंग के लिए लव है, वो वीक हो जाएगा। तो वो अपने उस कैरियर को समझ सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहता है, ना कि लव मैटर्स पे। तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है और जंगल में हंटिंग के लिए जाता है और वहाँ पे एक जंगली सुअर के द्वारा मार दिया जाता है। तो यानी कि और वीनस को काफ़ी दुख होता है और वो वापस अपने देवलोक चली जाती हैं क्योंकि वो एक अप्सरा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेप ऑफ लुक्रेशी। ये आया है 1593 में, 93 to 94 के बीच में लिखा गया है, आया है ये 94 में। ये दोनों ही पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट पूछ ली जाती है। ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है बेस्ड ऑन रोमन लेजेंड फ्रॉम ओविड, है ना। इस बुक पे या इस स्टोरी पे बेस्ड है और डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन को ये डेडिकेट किया है शेक्सपियर ने। द पोएम टेल्स हाउ लुक्रेसी, अ नोबल रोमन लेडी, is raped by Tarquin. Unable to bear dishonest, she commits suicide, which leads to political revolution in Rome. It explores themes of themes of honor, shame, and justice. इस कहानी में बताया गया है लुक्रेशी को एक ये कौन है, एक नोबल रोमन लेडी हैं, इनका टार्क्विन के द्वारा रेप कर दिया जाता है, जिससे ये डिसऑनेस्ट फील करती हैं, डिसऑनर फील करती हैं कि इनकी जो इंसल्ट होगी, और इसीलिए वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। इनके सुसाइड ने लीड किया पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का रोम के अंदर। किसके लिए? जस्टिस दिलाने के लिए लुक्रेशी को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? थीम इम्पॉर्टेंट है, ऑनर, सेम, जस्टिस। अर्ली हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इनकी हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है, हेनरी सिक्स्थ 1 to 3 3 पार्ट्स कब आए हैं, कब लिखे गए हैं? 1590 to 92 के बीच में, 90 to 92 के बीच में, 1594 में ये पब्लिश होते हैं। ये हिस्ट्री प्ले है बेस्ड ऑन वार ऑफ रोजेस। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्ले में, कौन से हिस्ट्री प्ले में वार ऑफ रोजेस को दिखाया गया है, तो आपके हेनरी सिक्स्थ में दिखाया गया है। इसी वर्क पे रिमार्क किया था रॉबर्ट ग्रीन ने, अब स्टार्ट क्रो कहा था, क्रिटिसाइज किया था। द ट्रायोलॉजी डिपिक्ट्स द वीक रूल ऑफ किंग हेनरी सिक्स्थ and political chaos in England. It shows power struggle between York and Lancaster family. याद रखिएगा, इसमें लैनकेस्टर फैमिली और यॉर्क फैमिली के बीच में दिखाया गया है। को पता होगा वार ऑफ रोजेस जो था वो इन्हीं दो फैमिली के बीच में हुआ था। ठीक है, शायद वाइट और रेड रोज। और इसमें वीक रूल दिखाया गया है किंग हेनरी सिक्स्थ का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिचर्ड थर्ड 1592 to 93 में लिखा गया ये, और ये 97 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी हिस्ट्री प्ले है। इंग्लिश मोनार्की पॉलिटिक्स, इसमें मोनार्की को स्ट्रांगली दिखाया गया है। हैजलिट ने क्या कहा है, मास्टर पीस ऑफ विलानी, यानी कि विलन, इतना स्ट्रॉन्ग विलन था रिचर्ड थर्ड कि हैजलिट ने इस पे रिमार्क किया है। रिचर्ड थर्ड राइजेस टू पावर थ्रू डिसीट, मर्डर एंड मैनिपुलेशन। हिज एम्बिशन अल्टीमेटली लीड्स हिज डिफीट एंड डेथ। यानी कि इसकी पावर भी यही थी, लोगों को मरवा देता था, विलन था, सब डरते थे, मैनिपुलेट कर देता था, और इसकी एम्बिशन ने ही इसको डिफीट भी दिलाई। ठीक है,
फिर आता है नेक्स्ट टाइटस एंड्रोनिकस, 93-94 के बीच में लिखा गया है, 94 में ये पब्लिश होता है। इन डेट्स को आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली डेट्स। और ये जो लिखने वाली हैं ये एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। ट्रेजेडी है ये इनकी, रोमन रिवेंज ट्रेडिशन, रोमन रिवेंज ट्रेजेडी इसको कह सकते हैं, या कहते ही हैं एक्चुअली। टी.एस. इलियट ने कहा है वन ऑफ शेक्सपियर्स वर्स्ट प्ले, यानी कि शेक्सपियर का सबसे बेकार प्ले कहा गया है, किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। क्यों? द प्ले पोर्ट्रेज ब्रूटल रिवेंज बिटवीन रोमन जनरल टाइटस एंड क्वीन टेमोरा। It is filled with extreme violence and tragic destruction। ये एक ऐसा प्ले है जिसमें बहुत सारा क्या दिखाया गया है? ट्रेजिक दिखाया गया है, रिवेंज, मर्डर, एक दूसरे के मतलब प्रति घृणा रखते हैं और मौका पाते ही रिवेंज को दिखाया गया। और ये सिर्फ न सिर्फ रिवेंज था बल्कि ब्रूटल रिवेंज था, यानी उसको जैसे आग के गोले को मुंह में डाल देना, एकदम क्रूएलिटी के साथ मर्डर, ठीक है। इन सब चीज़ों को दिखाया गया है और बहुत मिक्स स्टोरी है, हौच पौच होती है, पढ़िएगा। और फिर आते हैं हम अर्ली कॉमेडीज़ की तरफ। अर्ली कॉमेडीज़ क्या थी इस पीरियड की? हाँ, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर, कॉमेडी ऑफ एरर 1592 में लिखा है, 94 में पब्लिश हुआ है। ये कॉमेडी है बेस्ड ऑन प्लोटस रोमन प्ले, प्लोटस के रोमन प्ले पे बेस्ड है। ये आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्टेस्ट कॉमेडी है और इसको प्योर फार्स कहा गया है, क्रिटिक्स ने प्योर फार्स कहा है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड टू पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस separated in childhood. Mistaken identities create comic confusion until final reunion, है ना। इसमें ट्विंस के दो पेयर यानी कि 4 बच्चों की कहानी है, दो जुड़वा हैं। किंग के 2 बच्चे हैं ट्विंस, और उसके सर्वेंट को भी उसी रात जो है ट्विंस होते हैं। कहीं जाते हुए शिपरेक होता है जिसकी वजह से अलग होते हैं। और अलग कैसे होते हैं? उनके सर्वेंट का एक बच्चा और किंग का एक साथ हो जाता है और अदर एक साथ होता है, यानी कि दोनों के अलग अलग पेयर बन जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। 2 बच्चे, यानी कि एक बच्चा माँ के साथ चला जाता है, एक पिता के साथ चला जाता है। बड़े होके ढूंढने निकलते हैं और फिर वहाँ पे मिस्टेक्स प्रोवाइड क्या बोलते हैं, मिस्टेक होती है। कैसे होती है कि दोनों अपोजिट लोगों से मिल जाते हैं, मतलब पेयर मिस मैच होता है, वापस से क्रॉस होता है और उसी में कॉमेडी दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ा ही होगा, हम उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। टेमिंग ऑफ द श्रू नेक्स्ट वर्क है, 1623 में ये पब्लिश हुआ, यानी कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है। आप ध्यान रखेंगे सारे ही प्ले 37 जो भी हैं, 36 पहली बार में, सारे ही प्ले इनके फोलियो वर्जन में 1623 में ही पब्लिश हुए हैं। उसके पहले कोई प्ले पब्लिश नहीं हुआ है फोलियो वर्जन में। क्वार्टो वर्जन में कुछ प्लेस पब्लिश हुए हैं, बाकी परफॉर्म लगभग सारे ही प्ले किए गए हैं। तो सबकी अलग अलग डेट हो जाती हैं, पब्लिश डेट, परफॉर्म डेट, रिटेन डेट और फोलियो वर्जन, ठीक है। तो पब्लिश सारे प्ले फोलियो वर्जन में 23 में ही होते हैं, ये आप याद रखिएगा। जेंडर रोल्स इन मैरिज, टेमिंग ऑफ द श्रू में दिखाया गया है। बैटल ऑफ ससेक्स थीम इसकी है। और जी.बी. शॉ ने रिमार्क किया है मेल डोमिनेटेड कॉमेडी, ओके। हाँ, चलिए नेक्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये भी 1623 में पब्लिश हुआ है, 1594 में लिखा गया। ये भी एक कॉमेडी है, ठीक है। फ्रेंडशिप वर्सेस लव की कहानी है इसमें। फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी है ये, है ना। वीक बट स्वीट किसने कहा है? कॉलरिज ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीक बट स्वीट, ठीक है। 2 फ्रेंड को दिखाया गया है इसमें। कौन थे? वैलेंटाइन और प्रोटियस, जो कि लव में पड़ जाते हैं, फेल इन लव विद सेम वुमेन,
है ना, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी एंड रोमांस। नेक्स्ट है मिडिल पीरियड 1595 टू 1600। इस बीच को क्या कहा गया है, गोल्डन कॉमेडी पीरियड कहा गया है। रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी गई हैं। सबसे पहले रोमांटिक ट्रेजेडी देखेंगे, रोमियो एंड जूलियट। यही एक है जो रोमांटिक ट्रेजेडी है और सबसे अच्छा प्ले है जो आज तक आप देखते चले आ रहे हैं। 95 में लिखा गया, 97 में पब्लिश हुआ, 1597 में। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है। और इटालियन रोमांटिक लेजेंड, इसका बैकग्राउंड जो है से लिया गया है। और फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। हैजलिट ने क्या कहा है, विलियम हैजलिट ने रिमार्क किया है, मोस्ट ब्यूटीफुल लव ट्रेजेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लव ट्रेजेडी, याद रखिएगा इनका रिमार्क, इम्पॉर्टेंट है। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ टू यंग लवर फ्रॉम राइवल फैमिलीज whose secret marriage and tragic death ultimately reconcile their parent। ये स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको बहुत अच्छे से पता होगा रोमियो एंड जूलियट की कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, ग्रेट कॉमेडीज़ में हम जाएंगे। ग्रेट कॉमेडीज़ क्या रही हैं, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इनका पहला वर्क है, 95 में लिखा गया, 1600 में पब्लिश हुआ। फेरी मैथोलॉजी दिखाया गया है। इसमें मिड समर नाइट ड्रीम में फेरीज पक आता है ना, जो लव क्रिएट कर देता है आँखों में, वो डाल के एक लिक्विड क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें सुपर नेचुरल थिंग्स को दिखाया गया है। फैंटेसी कॉमेडी इसको कहते हैं। और कॉलरिज ने क्या कहा है, पोएट्री ऑफ इमेजिनेशन, पोएट्री ऑफ इमेजिनेशन। द प्ले इंटरवेव्स स्टोरीज ऑफ लवर्स, फेरीज एंड क्राफ्ट्समैन इन अ मैजिकल फॉरेस्ट, शोइंग थीम ऑफ लव, इल्यूजन एंड हारमोनी, है ना। फॉरेस्ट में ही ये पूरी सुपर नेचुरल थिंग्स दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1597 96-97 में लिखी गई है, 1600 में पब्लिश हुई है। व्हेन नेक्स्ट है, इसको प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। ब्रैडली ने क्या रिमार्क किया है, ट्रेजेडी विद इन कॉमेडी, ट्रेजेडी विद इन कॉमेडी। ठीक, द प्ले फोकसेस ऑन साइलॉक्स डिमांड फॉर अ pound of flesh from Antonio. Theme includes justice, mercy, prejudice and friendship। ठीक है, इस स्टोरी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कैसे एंटोनियो से घृणा करने के कारण, जो कि ये जीव है और क्या कहता है, एक पाउंड फ्लेश मांगता है, 3 पाउंड, एक थ्री देखिएगा, और जिसमें पोर्सिया आती है और इंटेलेक्चुअली उसको क्या करती है, बचाती है। उसकी स्पीच मर्सी पोयम आपने पढ़ी होगी। मच अड्डू अबाउट नथिंग, 1598 में लिखा गया, 1600 में पब्लिश हुआ है। सोशल सटायर है ये, कॉमेडी ऑफ विट कहते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे जो इस लाइन में आ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई प्ले कहाँ से लिया गया ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि किसी प्ले के बहुत सारे सोर्स हैं, तो सोर्स आपको याद करने हैं। थीम आप बेसिक यहाँ से देख सकते हैं। एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया है, 1623 में पब्लिश हुआ है फर्स्ट फोलियो में, है ना। पेस्टोरल ट्रेडिशन, पेस्टोरल ट्रेडिशन, ठीक है। फेमस स्पीच क्या है, ऑल द वर्ड्स इज़ अ स्टेज, आज तक फेमस है। कहाँ से लिया गया है, एज यू लाइक इट से, है ना। लैम्ब ने इसको क्या कहा है, स्वीटेस्ट कॉमेडी कहा है, लैम्ब ने स्वीटेस्ट कॉमेडी कहा है। कैरेक्टर्स एस्केप टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन where love stories unfold and harmony is restored. 7 stages of man इसी में दिखाया गया है, as you like it में। फॉरेस्ट में ही इस कहानी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टाइम मैं कैरेक्टर्स भी डिस्क्राइब करूँगी, है ना।
इसमें रोजालिन की कहानी है। ट्वेल्थ नाइट 1600 में लिखा गया है, 1623 में पब्लिश हुआ है। पब्लिकेशन पूछा जाएगा तो फोलियो वर्जन में बताएंगे, है ना। फेस्टिव सेलिब्रेशन थीम ट्वेल्थ नाइट, ये 12वीं रात में जो सेलिब्रेशन होता है उस वहाँ पे परफॉर्म किया गया था। फाइनेस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी इसको कहा गया है। लैम्ब ने क्या कहा है, मोस्ट डिलाइटफुल प्ले, किसने कहा है, लैम्ब ने। वायोला अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक मैन के रूप में, क्रिएटिंग लव कन्फ्यूज़न एंड कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग अंटिल फाइनल रीयूनियन, है ना। वायोला जो है अपने आप को बदल लेती है गैनामेड के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेट ट्रेजेडी, आई थिंक ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।